आपका सबसे बड़ा अस्पताल काल कोठरी जैसा है या उससे भी बदतर है। आप मरीजों को इंसान समझिए, जानवर समझकर इलाज ना करिए। आप अपने अस्पताल को एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल कहते हैं, लेकिन उसमें इलाज का स्तर भी सुधारिए। अगर चीज़ें बेहतर नहीं हुई तो हमें अस्पताल के निरीक्षण पर जाना पड़ेगा। ये युद्ध की स्थिति है, धंधा करके मुनाफा करने का वक्त नहीं। आप कहेंगे ये मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं गुजरात हाईकोर्ट की टिप्पणियां आपके सामने पढ़ रहा हूं, जो गुजरात सरकार के लिए की गई, गुजरात मॉडल के बारे में। कोरोना संक्रमण ने बहुत कुछ एक्सपोज किया, सरकारों की तैयारियां, सरकारों के तरीके और सरकारों का रिस्पॉन्स। सबसे तीखी आलोचना हो रही है कथित गुजरात मॉडल की। पिछले 6-7 साल की सियासत में गुजरात मॉडल विकास के इश्तेहार की तरह इस्तेमाल हुआ, लेकिन अब इसी मॉडल पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी पार्टियां तो उठा ही रही हैं। कोरोना संक्रमण में गुजरात सरकार के काम पर हाईकोर्ट भी सवाल उठा रहा है। मार्च से लेकर अब तक हाईकोर्ट 11 बार टिप्पणियां कर चुका है, कभी स्वतः संज्ञान लेकर तो कभी सरकार के तरीकों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर। लेकिन सरकार हर बार कह दे रही है कि सब ठीक है। क्या ठीक है और कितना ठीक, आज इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में कोरोना मरीजों की कुल संख्या पहुंच गई है 15,195। इनमें से 938 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी फैटिलिटी रेट 6% से ऊपर है। और नेशनल एवरेज कितना है? 2.87%। गुजरात और दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या लगभग बराबर है, लेकिन गुजरात में 938 लोगों की मौत हो चुकी है और दिल्ली में 303 की, यानी कोरोना से गुजरात में ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है। अब इसकी वजह यह तो नहीं हो सकती कि गुजरात वालों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो या दिल्ली या बाकी मरीजों का बाकी राज्य के मजबूत हो। जाहिर सी बात है कि सवाल गुजरात के हेल्थ सिस्टम पर उठेंगे और उठने भी चाहिए। गुजरात के अहमदाबाद का सिविल अस्पताल एशिया का सबसे बड़ा सिविल अस्पताल बताया जाता है, लेकिन कोरोना संक्रमण के बाद इसी अस्पताल से कई ऐसे मामले आए जिन पर गुजरात सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, जिनके सामने आने के बाद। एक उदाहरण बताता हूं आपको। 20 अप्रैल को खबर आई कि अहमदाबाद में करीब 25 कोरोना के मरीज सड़क पर खड़े रहे। इनकी जांच पॉजिटिव आई, फिर भी अहमदाबाद के सिविल अस्पताल ने इन मरीजों को भर्ती नहीं किया। इन मरीजों में से एक महिला ने अपनी परेशानी रिकॉर्ड कर जब सोशल मीडिया पर डाली, तब जाकर प्रशासन जागा और मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया गया। लेकिन इसके बाद हालात सुधर गए हों, ऐसा नहीं है, और इसीलिए हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि अहमदाबाद का सिविल अस्पताल काल कोठरी से बदतर है। लेकिन सरकार को इस बात का बुरा लगा। कोर्ट पहुंच गई ये कहने की इतनी सख्त टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, अस्पताल में मरीजों का मनोबल गिरता है। सरकार अपने ऊपर उठते सवालों को अपनी तय जवाब देने की कोशिश कर रही है। कैसे कोशिश कर रही है? अब गुजरात सरकार की वेबसाइट पर टेस्टिंग के आंकड़े जारी नहीं होते, रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। पहले आंकड़े रेगुलर आते थे, अब सरकार पर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि टेस्टिंग रेट घटाया जा रहा है। गुजरात के रिपोर्टर अरविंद चौधरी के कंपाइल किए गए आंकड़ों के मुताबिक अब 20 मई को गुजरात में 6,098 टेस्ट हुए थे, 26 मई को 2,952 और 27 मई को 4,550। केंद्र सरकार की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईसीएमआर कहता है कि हम टेस्टिंग रेट बढ़ा रहे हैं और बढ़ा भी रहे हैं, लेकिन गुजरात सरकार टेस्टिंग रेट घटाने के इल्ज़ामों से घिरी है। आंकड़ों की बाजीगरी गुजरात सरकार ने, कई लोग कहते हैं कि अप्रैल महीने में ही शुरू कर दी थी। जब मरीजों के आंकड़े ज़्यादा आने लगे तो टेस्टिंग रेट घटाया गया। मसलन गुजरात सरकार ने 20 अप्रैल को 4,212 टेस्ट किए, 21 अप्रैल को घटकर 3,513, 23 अप्रैल को 2,963 और 24 अप्रैल को सिर्फ 1,438 सैंपल टेस्ट किए गए। यानी जब टेस्टिंग बढ़ाने की ज़रूरत थी, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लगातार टेस्टिंग बढ़ाने पर ध्यान दे रही थी, तो गुजरात में टेस्टिंग रेट नीचे आ रहा था। जबकि गुजरात में जब कोरोना के शुरुआती केस आने शुरू हुए थे, तभी सरकार ने कहा था कि हम रोज़ 2,000 लोगों के टेस्ट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि आगे इस टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाए जाने की ज़रूरत थी। बात सिर्फ टेस्टिंग घटाने के इल्ज़ामों की नहीं है। कोरोना संक्रमण को लेकर गुजरात सरकार की और भी कमियां सामने आई हैं। मार्च के तीसरे हफ्ते में जब सभी राज्य सरकारें कोरोना वायरस से लड़ने को अपनी तैयारियां बता रही थी, मीडिया के सामने रख रही थी, तो गुजरात भी पीछे नहीं था। गुजरात में 18 मार्च तक एक भी कोरोना का केस सामने नहीं आया। फिर अगले 2 दिन में 7 मरीज आए। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कहा था, वायरस से लड़ने की हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। क्या तैयारियां थी, इसके डिटेल्स भी सामने आए कि 572 बेड हैं, 204 वेंटिलेटर तैयार हैं, 435 प्राइवेट हॉस्पिटल के बेड भी तैयार हैं।
लेकिन मरीजों की तादाद बढ़ी तो ये तैयारियां घट गई, वेंटिलेटर्स कम पड़ गए। फिर मई के महीने में गुजरात सरकार ने एक प्रेस रिलीज निकालकर जानकारी दी। कहा कि राजकोट की प्राइवेट कंपनी ज्योति सीएनसी ने महज 10 दिन में वेंटिलेटर्स बना लिए। इनको धामन 1 नाम दिया गया। सरकार ने बताया इनकी लागत तो 1 लाख से भी कम है। साथ में लिख दिया कि इस उपलब्धि ने प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया वाले सपने में नए पंख लगा दिए। गुजरात सरकार ने 900 वेंटिलेटर्स खरीदकर अहमदाबाद के सिविल अस्पताल समेत कई और अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए लगा दिए। लेकिन ये सक्सेस स्टोरी एक स्कैम निकली। अहमदाबाद मिरर अखबार की एक रिपोर्ट में इन वेंटिलेटर्स में गंभीर खामियों के बारे में बताया गया। ये पेशेवर वेंटिलेटर्स की तुलना में कहीं नहीं ठहरते। सिर्फ एक आदमी पर ट्रायल कर वेंटिलेटर्स अस्पतालों में भेज दिए गए। वेंटिलेटर्स की डेमोन्स्ट्रेशन में भी एक्सपर्ट्स ने कई खामियां गिनवाई, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हम बात कर रहे थे गुजरात में वेंटिलेटर्स की खरीद की। अब आगे की बात। वेंटिलेटर्स के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से लाइसेंस चाहिए होता है, यानी अप्रूवल सिर्फ राज्य सरकार के स्तर पर नहीं हो सकता, केंद्र की एजेंसी को भी ये देना होता है। वेंटिलेटर्स जिंदगी बचाने वाली डिवाइस होती हैं, इसलिए पहले ट्रायल होता है। मेडिकल डिवाइसेस रूल्स 2017 के मुताबिक एक एथिकल कमेटी बनती है और इस कमेटी में मेंबर कौन होते हैं? किसी मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर या अस्पताल के मुखिया, वेंटिलेटर के एक्सपर्ट, एक वकील, एक सोशल वर्कर और एक्सपर्ट डॉक्टर्स। इसी एथिकल कमेटी के सामने किसी भी वेंटिलेटर का ट्रायल होता है और फिर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेना होता है। लेकिन गुजरात सरकार ने इस तरह के किसी भी प्रोसेस को ज़रूरी नहीं समझा। एक कंपनी ने वेंटिलेटर बनाया, सिर्फ एक आदमी पर ट्रायल हुआ और गुजरात सरकार ने खूब तारीफ कर वेंटिलेटर ले लिए। लेकिन ये बात कहाँ छिपने वाली थी? वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनी के मालिक गुजरात के मुख्यमंत्री के दोस्त हैं, ये बात भी कही गई। अहमदाबाद मिरर अखबार के मुताबिक कंपनी ज्योति सीएनसी कंपनी के सीएमडी पराक्रम सिंह जाडेजा सीएम विजय सिंह रूपाणी के अच्छे दोस्त हैं। इस मसले पर राजनीतिक पार्टियों ने हल्ला मचाया, लेकिन गुजरात सरकार के स्वास्थ्य विभाग की प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयंती रवि, उन्होंने बयान दिया, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई है, सब ठीक है। अब गुजरात में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। फर्टिलिटी रेट राष्ट्रीय औसत से दोगुना है और सरकार पर कमियां छिपाने के इल्जाम लग रहे हैं। गुजरात मॉडल 2014 से इसका खूब जिक्र होता था। जब हम गुजरात में चुनाव कवर करने गए तब हमने भी देखा कि कई मामलों में ये राज्य देश के बाकी राज्यों के मुकाबले बहुत आगे है। बिजली की सप्लाई हो, ड्रिप की सिंचाई हो या दूसरी चीज़ें, लेकिन कई चीज़ें हैं जिन पर गुजरात को अभी काम करना है। आपको ध्यान है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यूपी में आते थे तो कहते थे गुजरात में लाइट चली जाए तो खबर है, यूपी में लाइट आना खबर बनता है। गुजरात मॉडल को लोगों ने हाथों हाथ लिया, लेकिन अब उस गुजरात से हेल्थ के मॉडल को लेकर अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, लगातार सवाल उठ रहे हैं। यदि गुजरात को अपनी विकास की छवि को बचा कर रखना है तो एजुकेशन और हेल्थ के मामले में उसे अपना रिपोर्ट कार्ड सुधारना होगा, क्योंकि कई सरकारी इंडेक्सेस में भी गुजरात का नंबर इन 2 मोर्चों पर दूसरे राज्यों के मुकाबले नीचे आता है। और ऐसे में सवाल किस पर उठते हैं? सरकार पर उठते हैं। विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष कह रहा है कि गुजरात सरकार नमस्ते ट्रंप वाले कार्यक्रम की तैयारियों में व्यस्त थी। ट्रंप 24 फरवरी को गुजरात आए। गुजरात में कोरोना संक्रमण का पहला मामला 18 मार्च के बाद आया, यानी महीने भर का गैप था। तो जो विपक्ष का ये दावा है कि नमस्ते ट्रंप की तैयारियों के चलते तैयारियां नहीं हो पाई, वो दुरुस्त नहीं लगता। सरकार के पास पर्याप्त वक्त था। सरकार को गुजरात की जनता को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। इन सब टिप्पणियों के बाद हाईकोर्ट की ये बेंच ही बदल गई। पहले जस्टिस परदीवाला इसकी अगुवाई कर रहे थे, बाद में चीफ जस्टिस विक्रमनाथ ने ये जगह ले ली। जस्टिस परदीवाला इस बेंच के जूनियर जज हो गए। नई बेंच ने फिर कोरोना मामले में दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई की और इस बार गुजरात सरकार की तारीफें कर डाली। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि हमारा संदेश लाउड और स्पष्ट है, जो भी मुसीबत के वक्त में मदद नहीं कर सकते उनके पास सरकार के कामकाज की आलोचना करने का भी अधिकार नहीं है। अगर राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही होती, जैसे कि आरोप लगाया गया है,
तो संभावना है कि अब तक हम सब मर चुके होते। इस मुकदमेबाजी में हम केवल राज्य सरकार को जागरूक रखने और उसके संवैधानिक और वैधानिक दायित्व को याद दिलाने का काम कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने विपक्ष के रोल पर भी फोकस किया, कहा कि इसे कोई मना नहीं कर रहा कि विपक्ष का रोल सरकार की कमियां बताना है, लेकिन इस वक्त आलोचना वाली जुबान की जगह मदद करने वाले हाथों की ज्यादा जरूरत है। केवल सरकार की आलोचना करने से जादुई तौर पर कोविड-19 नहीं जाएगा, इससे मृत लोग भी वापस नहीं आएंगे। प्रतिकूल आलोचना कोई मदद नहीं करेगी, रचनात्मक आलोचना कर सकती है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। असली खतरा देश के अंदर ही मौजूद है और आपको खतरे के इन संकेतों को अच्छी तरह से पहचान लेना चाहिए।